Hello guys, myself Dr. Hemant and I make video on oral and general health. Today's topic is best drug in dental clinic during dental practices. So I am carrying my practice since 15 years. So during this time some drugs I use and I wish to share this information with my colleagues and with patient. So see guys, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो जब उसको एक तो प्रॉब्लम होता है सेलुलाइटिस की, पेरियापेक्लैप्सिस की, पल्पाइटिस की, पेरोडोंटाइटिस की या जिंजाइटिस की, है ना, या कोई सिस्ट हो, कोई ट्यूमर हो, ये दीज आर कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन डेंटल प्रैक्टिसेस. ज़्यादातर पेशेंट को पल्पाइटिस होता है, बहुत दांत दर्द करता है तब आ जाता है. तो ड्यूरिंग दिस टाइम ड्रग ऑफ चॉइस इज एंटीबायोटिक, पेन किलर और एंटासिडिक. ये तीनों ड्रग पर ही पूरी डेंटिस्ट्री डिपेंड होती है. इससे ज़्यादा कोई ड्रग होते नहीं है. समटाइम हम मल्टीविटामिन वगैरह यूज़ कर लेते हैं और दैट्स इट. इतने ड्रग डेंटिस्ट्री में होते हैं, उसको ज़्यादा कुछ ब्रॉड करने की ज़रूरत होती नहीं है. जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले तो उसे इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन सबसाइड करने के लिए हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है. तो एंटीबायोटिक विच आई कैरी इज़ एम्पिसिलिन, है ना. अरिस्टो कंपनी की मेगापेन होती है. मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं जो यूज़ करता हूँ और जो उसके मुझे रिजल्ट आते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. अरिस्टो के मेगापेन होती है 500, बहुत ही क्लास एंटीबायोटिक है, बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है. सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत कम पैसे में एज कम्पेयर टू अदर्स. एम्पिसिलिन 500 देता हूँ और अगर वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो तो मेट्रो देता हूँ कॉमन पेशेंट में. हाँ, मेट्रो इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. मेट्रो में जनरली प्रेगनेंसी लेडी में नहीं देता हूँ क्योंकि देनी भी नहीं चाहिए. उसको प्लेसेंटियल ब्रेक करने के चांसेस होते हैं. प्लेसेंटियल बैरियर वो क्रॉस करके फीटस के ऑर्गेनोजेनेसिस में एंटर कर सकता है, इसलिए मेट्रो प्रेग्नेंट लेडी में नहीं देना. जनरल पेशेंट में आप अगर एब्सेस हो तो मेट्रो बिल्कुल दे सकते हैं. एम्पिसिलिन, मेगापेन एंड मेट्रोनिडाजोल, दोनों के कॉम्बिनेशन से अच्छी स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है. कोई भी आप थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन, कॉम्प्लिकेशन सर्जरी में भी आप ये दो कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बहुत ऑथेंटिक ड्रग्स है. सेकेंडली, अगर पेरियोडोंटाइटिस हो तो ड्रग ऑफ चॉइस इज टेट्रासाइक्लिन, है ना. पेरियोडोंटाइटिस पेशेंट में होता है तो टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग होता है उसका एक्सक्रीशन जिंजाइवल फ्लूइड में होता है. तो जिंजाइवल फ्लूइड में एक्सक्रीशन होने के कारण वहाँ पर एंटीबायोटिक का जो ग्रोथ होती है वो बहुत सबसाइड होती है और दैट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ द पेरियोडोंटाइटिस. लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती टेट्रासाइक्लिन की, या डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो ड्रग दे सकते हैं आप अगर पेरियोडोंटल सर्जरी किया हो तो. मैं तो मेगापेन ही देता हूँ उस केस में भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डॉक्सीसाइक्लिन इधर टेट्रासाइक्लिन का ही ये क्लास होता है. दैट्स द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ द पेरियोडोंटल इन्फेक्शन. थर्डली, जिंजाइटिस में तो हम नॉर्मली एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन ही यूज़ कर सकते हैं. थर्डली, नेक्स्ट थिंग, एमोक्सिलिन 500 इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेग्नेंट लेडी, है ना. अगर प्रेग्नेंट लेडी हो तो ड्रग ऑफ चॉइस एमोक्सिलिन आप जा सकते हैं. प्लेन एमोक्सिलिन, उसके साथ क्लैवलिनिक एसिड नहीं होना चाहिए. कमिंग टू द पेन किलर. पेन किलर होते क्या है, जनरली हम NSAID देते हैं. NSAID कौन से होते हैं, एसिक्लोफिनेक, है ना, डाइक्लोफिनेक, ये दो तो NSAID होते हैं. जनरली हम वो पेशेंट में कैरी करते हैं. लेकिन डाइक्लोफिनेक देने का प्रॉब्लम ये आता है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन डाइक्लोफिनेक में बहुत ज़्यादा होता है. मैं तो डाइक्लोमॉल दिया करता था पहले, लेकिन पेशेंट की बहुत कंप्लेन आती है कि वहाँ पर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्रैम्प्स भी आने के चांसेस होते हैं एब्डोमेन में और पेशेंट कंप्लेन करते रहता है. उसके लिए हमने भले ही एंटी एसिडिक दी हो फिर भी पेशेंट कंप्लेन लेके आ ही जाता है. उसके बाद मैंने एसिक्लोफिनेक पे शिफ्ट हो गया क्योंकि एसिक्लोफिनेक एसिडिटी बहुत कम देता है. फॉर एग्जाम्पल ब्लू क्रॉस की डोलोस्टैट है, डोलोस्टैट SP, डोलोस्टैट P या जीरोडॉल है, ये बहुत अच्छी टैबलेट है. आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं. आपके हिसाब से जिस एरिया में आपकी टैबलेट आती है वो मिलती है, उसके हिसाब से आप बिल्कुल वो कैरी कर सकते हैं. बस दीज आर द बेस्ट टैबलेट्स. सेकेंडली, आप पेन किलर के तौर पर केट्रॉल DT भी यूज़ कर सकते हैं, है ना. केट्रॉल DT अगर एसिक्लोफिनेक पेशेंट, कुछ पेशेंट होते हैं ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं या उनको पेन होता है या बर्दाश्त करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती, तो उस टाइम में वो क्या बोलते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप डबल पेन किलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि NSAID साथ में केट्रॉल दे सकते हैं. या थर्ड थिंग होती है कि अगर कोई मेजर सर्जरी किया और मैंडिबुलर सर्जरी किया या विजडम टूथ सर्जरी किया तो आप उसे ट्रेमाडोल भी दे सकते. सी, ट्रेमाडोल इज द सेंट्रल नर्व सिस्टम पेन रिलीवर, है ना. वो सेंट्रल नर्व सिस्टम से ही पेन की सेंसेशन डल कर देता है. तो इट्स अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन मेजर सर्जरीज और वो थोड़ी सी डिप्रेस कर देता है सेंट्रल नर्व सिस्टम को, इसलिए पेशेंट को बहुत नींद भी आ जाती है. और थर्डली, ट्रेमाडोल का मुझे प्रॉब्लम ऐसे लगता है कि उसमें जो
पेशेंट को हमेशा हमेशा प्यास लगती है, क्योंकि ओरल ड्राइंग बहुत ज़्यादा होती है, सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है उसमें और पेशेंट को बहुत ड्राई लगता है। तो पेशेंट का समटाइम कंप्लेन करते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, जब से मैं गोलियाँ खा रहा हूँ मुझे बहुत प्यास लग रही। सो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशन, नहीं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जाना की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली एसिक्लोफेनाक से और पैरासीटामोल से काम चला सकते हैं। अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन रहा तो एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल प्लस सेराडोपेप्टिन दे सकते हैं। लेकिन सेराडोपेप्टिन देने के बाद बहुत सारे पेशेंट में वोमिटिंग होती है, बहुत सारे पेशेंट में। तब सेराडोपेप्टिन का यूज़ आप तभी कर लेना जब पेशेंट को ज़रूरत हो या पेशेंट को वोमिटिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ पेशेंट सेराडोपेप्टिन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और कंप्लेन करते हैं कि जैसे मैंने गोली खाई बहुत वोमिटिंग होने लगी, बहुत वोमिटिंग होने लगी। तो उस टाइम में आप एसिक्लोपैरा डायरेक्टली दे देना। थर्ड थिंग आती है एंटीएसिडिक। एंटीएसिडिक में आप पीपीआई दे सकते हैं, बेंडाप्रोजल दे सकते हैं, एरेपेप्रोजल दे सकते हैं, रनटेक भी दे सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट में एसिडिटी नहीं होती है, लेकिन कुछ पेशेंट में होती है। एसिडिटी कम करने के लिए डायरेक्टली आप एसिक्लोफेनाक ही दे सकते हैं, है ना। एसिक्लोफेनाक से एसिडिटी कम भी होती है, पेन अच्छी तरह से रिलीव हो जाए। वो ब्लू क्रॉस की आती है ना मेडिसिन, डोलोस्टेट पी, डोलोस्टेट एसपी, दैट्स अ बेस्ट मेडिसिन, उससे बहुत अच्छा पेन रिलीफ हो जाता है। थर्ड थिंग आती है कि जब ओएसएमएफ होता है पेशेंट को, ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस में, तो हम ल्यूकोपेन की टैबलेट देते हैं, फाइब्रोएसएम, है ना। उस पेशेंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उससे भी पेन रिलीफ होने में थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन कम कर देता है वहाँ पर। और माउथ ओपनिंग में जो फाइब्रस बैंड बनते हैं अंदर ओएसएमएफ के अंदर, वो थोड़ा सा रिलीव करने में भी वो कारगर साबित होता है, वो यूज़फुल साबित होता है। सो गाइज, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि हम डेंटल प्रैक्टिस में ड्रग के बारे में हमें होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो अगर आपके कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ, ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।